Assalamu alaikum. This is your teacher and English teacher, Mr. Mohammed Amin in front of you. So you know that I am been teaching last 7 of years English for my various students, and I hope you will be able to get my all the information and on kind of videos from my YouTube channels. देखिए मैं बात कर रहा हूँ अथेंटिक नॉलेज के साथ में बात करूँगा। यदि ये नहीं है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा हूँ कि देयर इज नो रूल इन इंग्लिश इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश इज जस्ट बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ फैक्ट। अगर आपके पास कंसेप्ट ऑफ फैक्ट है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, तो इट मीन्स यू विल बी better informed, you get better information in your life about English. English is a source of communication. There is no doubt English is a source of communication in which the English people can convey their message according to their public, according to the listener. So you can say in English is totally one language, but English is also can be teaching as a subject, because at school and academy and college level and university level we are learned and we are reading the subject of an English textbooks. Got it? So we have got information. There is a difference between language and subject. Subject is the combination of prose and poems, and language is actually is the source of communication to which we are talking, to which we convey our message, our thought, our feeling to the other person. That is called language. When we are talking about something like an English language, so English language बोलने के लिए देखिए ग्रामर्स की जरूरत इंतहाई अहम है। अगर ग्रामर आपके पास नहीं है तो इट मींस कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक लाइक इन सिंगल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए ग्रामर की अगर बात कर ले, सोशली में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रामर एक्चुअली है क्या चीज़। अगर आप ग्रामर की बात कर लें, ग्रामर आपके पास यानी वो इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ है जिसमें आप कंसेप्ट और फैक्ट को ग्रामर कहते हैं। कंसेप्ट एंड फैक्ट जो है ये एक्चुअली इज द नेम ऑफ ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज द नेम ऑफ कंसेप्ट एंड फैक्ट। फॉर एग्जांपल, आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, आप बातचीत करने के लिए आपका इरादा है कि भाई यू वांट टू टॉक सम अबाउट any person, you want to talk in English or in Urdu or Pashto, in any your native language, you should read the concept and fact. If you have a concept and fact, then you can convey your messaging properly and the listener will be understand what you are saying. So ये actually चीज़ क्या है कि आपको concept and fact की बात की जा रही है किसी भी लैंग्वेज के लिए। यानी किसी भी आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के लिए किसकी जरूरत होती है? लैंग्वेज के लिए कंसेप्ट और फैक्ट की जरूरत है। कंसेप्ट और फैक्ट के साथ आप जो बात कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? लैंग्वेज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज क्या होता है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके जरिए हम क्या करते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों तक जब अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसके लिए क्या होगा? कोई कंसेप्ट होगी, कोई बात कर रहे हैं तो उसका कोई बुनियाद होना चाहिए, बेस फैक्ट होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, कोई बुनियादी उसूल के मुताबिक आप बात कर रहे हो, कोई कंसेप्ट के मुताबिक आप बात करेंगे, इसका आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग है, यू आर बेटर अबाउट दिस टॉकिंग दिस वर्ड्स। अब देखिए, अब ये कम्युनिकेशन की कंसेप्ट और फैक्ट की जरूरत होती है। कंसेप्ट लैंग्वेज के लिए क्या है? कंसेप्ट और फैक्ट की जरूरत है। अब ये कंसेप्ट और फैक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। अब देखिए, इसी ग्रामर की अगर आप बात करें, ठीक है, ये ग्रामर जो है, ग्रामर कंसेप्ट और फैक्ट कहते हैं, और ग्रामर को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, ग्रामर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अब नंबर 1 जिसको हम कहते हैं, एक हमारे पास होता है वोकैबुलरी ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब देख लीजिएगा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर क्या जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए ग्रामर्स की जरूरत है? बिल्कुल ग्रामर की जरूरत है। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप कैसे अंग्रेजी बोलोगे? तो वोकैबुलरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रामर। वोकैबुलरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रामर। सो वी कैन से ग्रामर इज द बेसिक थिंग to convey your message, your thought for about any language. You will be able to learn some like vocabulary. If you have a bank of vocabulary, it means you will be able to speak something good in front of you. तो इसी वजह से ये ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रामर को ये क्या होता है? ग्रामर असल में एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ फैक्ट को कहता है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रामर जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश टेस्ट के लिए आप बात करते हैं तो इंशाल्लाह मैं ऐसे बात करूँगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आज मैं बात कर रहा हूँ किस चीज के लिए, इंग्लिश में आपने क्या करना है? एज ए इंग्लिश को आप लैंग्वेज डील करोगे। ठीक है, अब जब लैंग्वेज को डील करते हैं तो इस लैंग्वेज के लिए हमने 3 चीजों को पढ़ना है। नंबर 1 हमने पढ़ना है फोनोलॉजी।
फोनोलॉजी को, एंड सेकंड में जब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होता है मॉर्फोलॉजी, एंड थर्ड जो होगा वो हमारे पास होगा सिंटैक्स। अब देखिए, अब इन बुनियादी चीज है, इन तीन सिस्टम्स को आपने अगर पढ़ लिया है, या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स का 3 सिस्टम्स की हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे इसको समझ पाओगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन लैंग्वेज के लिए, ग्रामर्स के लिए आपका बेस यहाँ से है। आप सबसे पहले फोनोलॉजी को स्टडी करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, फिर सिंटैक्स को स्टडी करना। तो ये आपका 3 सिस्टम्स है पूरे इंग्लिश का सेट है, जिसके जरिए से आप यू आर एबल टू स्पीक लाइक अ गुड स्पीकर, you are able to solve, you are able to resolve, you are able to qualify all kind of cases। सो यही चीज है कि आपको इन चीजों को समझना है। तो आज मैं जो बात करूंगा, सिंपली मेरा जो टारगेट है वो क्या है, वो मैं बुनियादी तौर पर जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने टेंस को पढ़ा है, ठीक है। आज जो मैं बात करूंगा वो टेंस के लिहाज से हमें बात करनी है कि टेंस क्या होगा, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस, ठीक है। अब टेंस क्या है, एक्चुअली आपको मालूम है कि टेंस हमारे पास, आप किसी से भी पूछें कि लोग, आप किसी टीचर से पूछें, किसी भी इंग्लिश ट्रेनर से पूछें कि व्हाट इज टेंस, वो आपको जवाब दे देते हैं कि टेंस हमारे पास है ज़माना। लेकिन देख लीजिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द उर्दू मीनिंग ऑफ द टेंस। हम उर्दू मीनिंग की बात नहीं कर रहे, हम प्रॉपर तरीके से बात करते हैं किसके बारे में, हम टेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई टेंस है क्या चीज़। डिफाइन द टेंस प्रॉपर्ली। If you know the definition of the tense, it means you will be able to convey the message and you will be able to deliver the tense about any kind of tenses you are talking about. Got it? अब यहाँ पे देखिए, जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिएगा, इस बात पे बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप यहाँ पे पूछे कि टेंस कितने किस्म के होते हैं, आपको बता दिया जाता है कि टेंस हमारे पास 12 किस्म के टेंस होते हैं। अगर आप उससे बात करेंगे कौन कौन से हैं, फिर आपको नंबर 1 बताया जाता है कि भाई आपके पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और नंबर 2 बताया जाता है कि आपके पास पास्ट टेंस है। नंबर 3 बताया जाता है कि भाई फ्यूचर टेंस है। और फिर कहता है कि भाई नंबर 4 हमारे पास इसके साथ ब्रांचेस की अगर बात कर लें तो कितने हैं, बताया जाता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। नंबर 5 बताया जाता है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एंड नंबर 6 बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नंबर 7 आपको कहा जाता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नंबर 8 बताया जाता है कि भाई आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एंड नंबर 9 अगर बात कर ले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एंड नंबर 10 बात कर ले तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, एंड नंबर 11 अगर बात कर ले तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एंड नंबर 12 को अगर बात कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आया जस्ट आप जो कहते हैं कि भाई इंग्लिश में 12 टेंसेस है, तो बता दीजिएगा कि क्या 12 टेंसेस तो यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। आप इसको देखो ना, सीरीज को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस चीज को देखिए, इससे अगर आपने पूछो कि भाई ये टेंसेस है, आप बिल्कुल जवाब दिया जाएगा कि बिल्कुल ये टेंसेस है। लेकिन अब देखिए, आपको ये भी मालूम है कि भाई हमारे पास, अगर आप यहाँ से आ जाइए, अगर आप बात कर लें कि भाई नंबर 13 बोले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड नंबर 14 अगर बात कर लें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड नंबर 15 अगर बात कर लें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि भाई टेंसेस की अगर बात कर लें, यहाँ पे मैंने लिखा है टेंसेस आया सीरीज के मुताबिक ये 12 हो गए, ठीक है।
अब अगर आप कहते हैं कि 12 है तो यहाँ पे तो ये 15 बन गए। अगर इसके साथ साथ अगर मैं 100 नंबर ला दूं यहाँ पे मैं लिखूं कि भाई इंडेफिनिट टेंस, अगर पिन नंबर 7 में मैं बात करूं तो मैं कहूंगा भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड नंबर 18 की अगर बात कर ले तो आप लिख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस, एंड नंबर 19 की अगर बात कर ले तो आप यूं कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब टू बी ऑनेस्ट ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1 by 1 सीरियल मैंने लिखे हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइएगा कि भाई क्या ये सारे के सारे टेंस हैं कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, और ये बात करूं इसमें आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई क्या इसमें सारे के सारे टेंसेस हैं। आप जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सारे के सारे टेंसेस हैं, और यकीन से कह सकता हूं कि हर जगह आपको बताई जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जितने भी मैंने लिखे हैं। तो आए ये तो हमारे पास डिजिट के मुताबिक कितने बनते हैं, ये तो 19 बनते हैं। अब यहाँ पे सवाल आए, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ मेनी टेंसेस, हाउ मेनी टेंसेस in English ग्रामर। अब ऑप्शन ए में आपको दिया जाए 12, बी में आपको दिया जाए 15, एंड अगर सी में आपको दिया जाए 19। अब देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू पीपल ये तो कितने बनते हैं, ये तो 19 बनते हैं, और फिर अगर बात करें तो 15 भी हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 12। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका मुझे बता दीजिए, यहां पे मैं कहता हूं कि अगर 12 टेंसेस है तो फिर मुझे प्रूव कीजिएगा कि भाई प्रूव इट कि भाई 12 टेंसेस कैसे हैं, ये मेरा सवाल है। अब देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई टेंसेस अगर हम पढ़ाएं, कोई भी किताब को आप खोलें, किसी भी किताब में आप देखिए या किसी भी बंदे से आप पूछें कि भाई टेंसेस क्या है, वो आपको बताया जाता है कि हमारे पास टोटली अगर बात कर ले तो आपके पास बेसिक टेंसेस जो है वो कितने हैं, बेसिक टेंसेस आपके पास 3 है, ठीक है, और प्राइमरी टेंस उसके बाद सब ब्रांच जो है वो आपके पास कितने हैं, वो बताया जाता है कि हमारे पास सब ब्रांचेस हर एक का यानी 3 में से वो है, और सब ब्रांचेस 12 है। अब देखिए 3 + 12 कितने बनते हैं, ये तो 15 बनते हैं। अब यहाँ पे सवाल हो रहा है, यहाँ पे सवाल बन रहा है कि भाई आया बता दीजिएगा कि भाई टेंसेस 12 है, 15 है या 19 है। देख लीजिएगा दावा दलील का मोहताज जाता है। जब आपने दावा कर लिया है कि भाई टेंसेस हमारे पास 12 है, जब आपने दावा कर लिया है कि भाई हमारे 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, so then you have to do this thing, because if some students ask you that when we are counting this tense, this is totally the sum of these tense are 19, so how आप कैसे बताएंगे? तो यही चीज है लॉजिकली। अब देखिए मैं भी दावा कर रहा हूं कि भाई 12 टेंसेस है, लेकिन है कैसे, ठीक है 12 टेंसेस हैं लेकिन है कैसे, ये अभी मैं प्रूव कर रहा हूं। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये बनता है कि वी डोंट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। याद कीजिएगा, अब यहां से मैं टेंस का सक्सेस जारी कर देता हूं, तो देख लीजिए कि हमारे पास कितने टेंसेस है और कितने किस तरीके से हम इसको करते हैं, जरा देख लीजिएगा। ना हमारे पास 15 है, ना हमारे पास 19 है, हमारे पास 12 टेंसेस हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया जाता है दिस इज टोटली रॉन्ग वे। द पर्टिकुलर trainer don't have perfect knowledge about these things, so because of this it's reached to you people some like in traditional way। got it? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में कि हाँ एक्चुअली टेंस हमारे पास है क्या चीज। अब देखिए क्वेश्चन दो तरह के, जब भी आपसे कोई बात की जाए कि भाई व्हाट इज द टेंस, इट मींस कोई भी लेसन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज फिजिक्स, सो यू आर टोटली डिफाइन इट इन डिटेल,
because you know that this is the open-ended question. So in open-ended question, you will respond like a definitions. So if you don't respond according to definition like an open-ended question, it will be very difficult for you people that you can make it understand for the people, for the students. You don't make it clear. आप इसको क्लियर नहीं बना सकते. अब जरा देखिएगा. अब मैं सवाल करता हूँ what is tense. तो आपका हरगिज़ ये जवाब नहीं बन सकता कि टेंस ज़माने को कहते हैं. ठीक है, अगर आप इसको कहते हैं कि टेंस ज़माना है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि what is the Urdu meaning of the tense. So अगर मैं आपसे उर्दू मीनिंग पूछूं तो you are in right answer that you can say as ज़माना. ठीक है, अब देख लीजिएगा जो आपके पास टेंस है, टेंस की डेफिनेशन अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं कि टेंस इज द combination of time and action is called tense. टेंस किसे कहते हैं? combination of time and action is called tense. ये आपको यूं मालूम होगा कि टेंस जो है आपके पास टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन जब आपस में कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनता है? इससे बनता है टेंस. ये याद रखिए. तो आपके पास फर्स्ट थिंग जो आपने समझा टेंस की डेफिनेशन. तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? टाइम एंड एक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टेंस. जब टाइम और एक्शन आपस में कंबाइन हो जाए, आपस में मिल जाए, कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं. अब यहां पे देख लीजिए, सबसे पहली चीज क्या है सर? हम जब टेंस को समझते हैं, ठीक है, और फिर साथ साथ एक्शन को समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने टेंस को कैसे समझते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या समझना है? हमने टाइम को समझ लेना है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम को समझेंगे कि भाई टाइम हमारे पास एक्चुअली क्या चीज है. अब देख लीजिएगा, टाइम के लिए यहां पे एडम डाल दें कि जो आपका टाइम है, ठीक है. अब टाइम एक्चुअली क्या होता है? सर टाइम से अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा से सवाल करूंगा व्हाट इज टाइम, तो आप मुझे जवाब दोगे सर टाइम मींस वक्त. नथिंग. इट्स नॉट एन आंसर. Proper, we should need to definition. We should need to know what is time actually. How will you define the time? Because you are talking about in English. You're not talking about something like meaning of this things. So आप प्रॉपर तरीके से इसको समझिएगा कि भाई टाइम क्या है. इसके लिए आपने थोड़ा सा एक स्केच को ड्रॉ करना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है. ठीक है, अब देख लीजिएगा, ये मैंने लाइन को ड्रॉ किया है और इस लाइन के मुताबिक आपने इसको समझना है कि टाइम क्या चीज़ है. मैं बताता नहीं, टाइम खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे अपना डेफिनेशन बता देगा कि टाइम क्या चीज़ है. अब देखिए, कोई भी वक्त जो है, वक्त ये जिंदा चीज क्या होता है? कोई भी वक्त जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, लिविंग थिंग्स को आप कह सकते हैं कि ये इसका जमाना है, ये इसका वक्त है, इसका टाइम है. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान, आप इंसान को ले लीजिएगा. इंसान का वक्त कब से स्टार्ट होता है? जब उसकी पैदाइश होती है. क्या होती है? पैदाइश. यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी, यानी बर्थ. कोई बच्चा जब पैदा हो जाता है, कोई बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसका वक्त वहां से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लाज़मी बात है, कुरान का फैसला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत. जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मौत भी वाक़या होगा. यहाँ पे आप देख लें कि भाई ये डेथ भी होगा. ठीक है, अब देखिए, मौत जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से किसी का टाइम शुरू होता है, लेकिन जब वक्त खत्म हो जाता है तो फिर बंदा मर जाता है. अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्यूरेशन पाया जाता है. एक क्या है? एक ड्यूरेशन है. अब जब ये ड्यूरेशन है तो इस ड्यूरेशन के मुताबिक आप क्या कह सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि बाय टाइम इज, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ दिया. अब अगर एक इंसान पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी स्टार्ट हो गई, और एक इंसान जब मर गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि कोई बंदा पैदा होता है तो उसका वक्त शुरू हो जाता है वहां से, और जब बंदा खत्म हो जाता है तो उसका वक्त खत्म हो जाता है. तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई टाइम के डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप यूं कह सकते हैं कि टाइम इज द ड्यूरेशन. यानी आप लिख सकते हैं कि टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ. यानी आप यहां पे सवाल कर सकते हैं कि ड्यूरेशन बिटवीन
verb to differ as called time। तो टाइम को प्रॉपर्ली हमारे पास एक डेफिनेशन तक होगा कि भाई हमारे पास पैदाइश से लेकर जो डेथ के दरमियान में जो ड्यूरेशन पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टाइम कहते हैं। तो ये टोटल हमारे पास क्या है? ये जितना भी एरा है, जितना भी चीज है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम टाइम का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि सर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वक्त शुरू हो जाता है, वक्त के साथ साथ इसको क्या शुरू हो जाता है? यानी जिंदगी, लाइफ भी शुरू हो जाती है। यानी पैदाइश से मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइफ स्टार्ट हो गई है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है किस चीज का? लाइफ का। और जब वो खत्म हो जाता है तो वहां पे क्या है? लाइफ का एंडिंग पोजीशन होता है। क्या होता है? एंडिंग पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेथ के साथ टाइम खत्म हो जाता है, डेथ के साथ टाइम खत्म हो जाता है, तो लाजमी बात है कि डेथ के साथ जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम का दूसरा नाम जिंदगी है, या जिंदगी का आप कह सकते हैं कि दूसरा नाम क्या हुआ? टाइम हुआ। और फिर जब यहां से आप देख लेते हैं कि वक्त शुरू हो जाता है या जिंदगी शुरू हो जाता है, तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई टाइम शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज द सेकंड नेम। आप यूं भी आप लिख सकते हैं कि टाइम इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ। ठीक है ना? टाइम क्या है? टाइम एक्चुअली लाइफ को कहते हैं। आप यहां पे लिख सकते हैं कि टाइम इज एक्चुअली लाइफ। अब देखिए, आप इस चीज को समझ लें कि भाई टाइम हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास जिंदगी का नाम है। जब टाइम खत्म तो जिंदगी खत्म, और वक्त खत्म तो लाजमी है कि जिंदगी खत्म तो वक्त खत्म हो जाता है। यहां पे देख लीजिएगा। अब आपने टाइम को जाना, लेकिन देख लीजिएगा ये जितने भी मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई टाइम हमारे पास क्या है, एक आपको मैंने स्क्रिप्ट बनाया है कि भाई ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ आर कॉल्ड टाइम। इस चीज को आप देख लीजिएगा। ड्यूरेशन बिटवीन आपने यहां पर देख लिया कि भाई आपके पास क्या है? ड्यूरेशन बिटवीन टाइम आपके पास क्या है? यानी टाइम बता सकते हैं कि ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ as called time, and time is the second name of life। ठीक है? अब ये तो हमने टाइम को पहचाना कि टाइम क्या है आपके पास। ठीक है? अब अगर आप देखें इस लाइन को मैं दोबारा से ड्रा करता हूं, यहां से लेकर यहां तक। अब ये हमारा क्या था? ये था बर्थ, और ये क्या था? ये था डेथ। अब देख लीजिए, अब बर्थ और डेथ के दरमियान में जो ड्यूरेशन था, इसको हमने नाम दे दिया सारा का सारा टाइम, और टाइम से मुराद यानी लाइफ। अब देख लीजिए, जो ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका 1 सेकेंड के साथ उसकी जिंदगी स्टार्ट होती है। ये 1 सेकेंड जो है, ये एक बच्चे की, आप लिख सकते हैं एक बॉय की क्या है? ये 1 सेकेंड जो है, ये बॉय का क्या है? टाइम है। और ये 1 सेकेंड उस बॉय की जिंदगी है। तो आपको पता है कि ये जो 1 सेकेंड इस बॉय की जिंदगी है, ये आप उसकी कौन सी जिंदगी है, कौन सा वक्त है? ये उसकी टाइम है। तो ये कौन सा वक्त है? तो आपको ऑलरेडी मालूम होता है कि ये जो 1 सेकेंड है ये बच्चे की, ये आपके पास प्रेजेंट टाइम है। क्या है? प्रेजेंट टाइम है। तो आपको यूं मालूम हुआ कि अगर आप टाइम के टाइप्स की बात करें, किसकी बात करें? टाइम की टाइप्स की बात करें, तो आपके पास एक टाइप ऐसा निकला जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आपने नाम दे दिया कि भाई टाइम हमारे पास प्रेजेंट टाइम। तो फर्स्ट टाइप्स आपका क्या निकला? आपका प्रेजेंट टाइम। अब ये 1 अब ये बच्चा
चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसकी जिंदगी यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, अब इसकी जिंदगी यहाँ तक पहुंच गई तो लाजमी है कि भाई इसकी जिंदगी तकरीबन 20 इयर्स है, 20 इयर्स। अब ये 20 इयर्स इस बच्चे की, यानी ये जो लड़का था, ये जो बॉय था, इसकी 20 इयर्स, ये बॉय की जो जिंदगी है, ये आपकी 20 इयर्स की बात हो रही है। अब ये 20 इयर्स इस बॉय का फिर से क्या है, ये टाइम है। ठीक है, अब टाइम का मतलब ये इसकी 20 साल जिंदगी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप जब बात कर रहे हैं, ये 20 साल बच्चे की क्या है, ये 20 साल की अगर आप बात करें तो ये 20 साल बच्चे का प्रेजेंट टाइम यहाँ पे है। क्या है, प्रेजेंट टाइम है, जो कि हमने वो किया है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, 19 साल 11 महीने 29 दिन जो इसने गुजारे हैं, 19 साल 11 महीने 29 डेज जो गुजारे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बच्चे की जिंदगी यहाँ पे, ये तो प्रेजेंट था, ये तो इसकी प्रेजेंट टाइम था। लेकिन अगर इस बॉय ने जो 19 साल 11 महीने 29 डेज गुजारे हैं, ये भी इसका क्या है, ये भी इसका टाइम तो है, ये भी इसका लाइफ तो है, लेकिन ये कौन सा है, ये इसका मौजूदा नहीं है, ये इसका गुजरा हुआ जो जिंदगी है, ये इसकी गुजरी हुई जिंदगी है। और गुजरी हुई का क्या कह सकते हैं, जिंदगी को हम क्या लेते हैं, ये गुजरा हुआ वक्त है इस बच्चे का, इसने दुनिया में कितना वक्त गुजारा है, गुजरा हुआ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ जो 19 साल है, यहाँ से लेकर ये 1 सेकंड से लेकर यहाँ तक जो लाइफ है, ये इस बच्चे की सेकंड टाइम आ गया है, जिसको आप क्या नाम दोगे, जिसको आप नाम देना है पास्ट टाइम। तो आपके पास दूसरा टाइप्स क्या है, दूसरा टाइप्स आपके पास पास्ट टाइम है। ठीक है, अब ये बच्चा सोच रहा है कि भाई इंशाल्लाह 10 साल के बाद या 20 साल 30 साल के बाद मेरी जिंदगी कितनी होगी, 60 इयर्स होगी। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये अब सोच रहा है, मेरी बॉयज की थिंकिंग है अभी देखो कि 30 साल के बाद मेरी जिंदगी क्या होगी, यानी 60 इयर्स तक होगा। अब है नहीं, 60 इयर्स तक है, तो जब 60 इयर्स के बारे में ये बात कर रहा है तो लाजमी बात है कि इसका मौजूदा टाइम तो नहीं है, मौजूदा टाइम नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये इस टाइम को एज्यूम कर रहा है, एजम्पशन किया जा रहा है इसके बारे में, यानी ड्रीम किया जा रहा है इस टाइम्स के बारे में। जब ड्रीम किया जा रहा है तो ये इसकी क्या होगी, ड्रीम्स इमेजिनेशन, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये हमारे पास एक फ्यूचर है। और फ्यूचर क्या है, ये एक फ्यूचर टाइम, आने वाले वक्त के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो थर्ड टाइप जो हमारे पास जो हमें मिला, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फ्यूचर टाइम। अब मुझे बता दीजिएगा कि आप अगर प्रेजेंट को टेंस कहते हैं, या पास्ट को टेंस कहते हैं, या फ्यूचर को टेंस कहते हैं, तो क्या ये कहना मुनासिब होगा? अब देखिए, टेंस क्या है, टेंस तो टाइम और टाइम प्लस एक्शन की कॉम्बिनेशन है, इससे बनता है टेंस। आपने जस्ट क्या किया, आपने प्रेजेंट जो है, ये आपके पास प्रेजेंट टाइम है, और उसके बाद पास्ट जो है ये आपके पास टाइम है, फ्यूचर जो है ये आपके पास टाइम है। इसके पास किसी भी एक्शन को आपने मिलाकर फिर क्या बनेगा, टेंस बनेगा। इसके साथ भी एक्शन मिलाकर, इसके साथ भी एक्शन मिलाकर, तो ये क्या दे सकता है, ये टेंस दे सकता है। या खुद आला यही चीज है कि आपके पास टेंस के बारे में, तो आपको जो बात की जा रही है, जो ये टेंसेस आपके पास कितने हैं, 12 है या 15 है या 19 है। तो आपके टेंसेस, अगर आप इसको टेंस कहोगे, प्रेजेंट टाइम को आप टेंस साबित करोगे, तो फिर आपके पास 15 लगता है, और फिर अगर आप एक्शन को साबित करोगे तो फिर आपके पास 19 बनता है। हालांकि टेंसेस है कितने, 12। टेंसेस कितने हैं, 12 है। अब आपको ये मालूम हुआ कि सर हमारे पास टाइम को हमने जान लिया है कि टाइम इज द ड्यूरेशन बिटवीन लाइफ बट टू डेथ, and time is the second name of life. But when we are talking about like in what we can say types of time, so the first one is present time, and second one is the past time, and third one is the future time. These are the types of time. It is not a tense place. अब जरा देख लीजिएगा सर, ये तो हमने जान लिया है कि भाई हमारे पास टेंसेस के लिए टाइम कितने हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में। सर एक्शन को अगर हमने जान लिया है, जरा मैं साइड पे होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके साथ ये सेफ रहे और आप इसको ले लीजिए।
अब देखिए, अब सर हमने टाइम को पहचान लिया, टाइम के टाइप्स को पहचान लिया कि टाइम क्या है, तो मैंने बता दिया है कि भाई मैं आपको बताता हूँ कि 12 पेंसिल हमारे पास कितने हैं, कैसे नहीं है, ठीक है। 12 पेंसिल्स को मैं प्रूव करके जाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पेंसिल आपके पास क्या है क्या नहीं है। अब देख लीजिएगा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एक्शन। दूसरा क्या है, एक्शन। अब हम एक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्शन एक्चुअली क्या होता है सर? एक्शन जब होगा, ये लाजमी बात है कि किसी भी काम का आप एक्शन दिखा सकते हैं कि काम की नौइयत कैसी है। एक्शन से मुराद होता है अंदाज, ठीक है, और काम का मतलब है, वर्क का मतलब है काम। अब किसी भी काम के अंदाज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एक्शन काम के अंदाज को कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक्शन क्या है, एक्शन आप वर्क को कह सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डेफिनेशन के यहां से वर्क से मुराद क्या होता है सर? लाजमी बात है कि वर्क निकला है, वर्क से निकला है, क्योंकि आपने वर्क के बारे में पढ़ा है कि जो भी वर्क किसी भी उसमें किसी भी जुमले में कोई एक्शन बताने वाला या कोई भी जुमले में स्टेट बताने वाले लफ्ज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्ब। यानी एक्शन और स्टेट बताने वाले को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन के लिए हमने क्या स्टडी करना है? हमने वर्ब को स्टडी करना है। अगर वर्ब हमने पहचाना तो वर्ब में वर्क, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या हुआ? वर्क है। अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्शन। फिर आप उसके साथ क्या करोगे? एक्शन को मिला लोगे। अब देख लीजिएगा सर, अगर कोई हम काम की बात कर ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, ये एक्शन से मुराद वर्क की बात कर रहा हूँ। एक्शन इज द नेम ऑफ वर्क। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ, आप इस चीज को देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस टेबल को मैंने ड्रॉ किया बच्चे, तो इसके साथ मैंने एक चेयर बनाया है और इसमें यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर यहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह पड़े हैं। अब देखिए इस चीज को साबित करें डायग्राम के साथ, टेक्निकल चीज को समझें। अब हम बात करें वर्क के बारे में। मैं कहता हूँ कि यहाँ टेबल पे क्या है? टेबल पे कोई खाना पड़ा हुआ है और ये आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मैं बात करूँ काम खाने का, खाना एक काम है। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो टेबल पड़ा खाना पड़ा हुआ है और ये जो इंसान है, इसके दरमियान में जो रिलेशन है, जो काम होना है, वो क्या होना है? क्योंकि खाना खाने का काम होना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये आदमी खाना खा रहा है? तो आप मुझे कहोगे सर नहीं। यानी यहाँ पे ये बिल्कुल साकिन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये खाने के एक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्शन से मुराद यानी यहाँ पे मैं ऐसा एक्शन की बात कर रहा हूँ कि भाई जिसको आप क्या कहते हैं? ईटिंग। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ईटिंग से मुराद खाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या यहाँ पे खाना खाया जा रहा है? आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर खामोशी से बैठा हुआ है, तो खाना खा नहीं बेचारा। वक्त इसके पास मौजूद है लेकिन ये एक्शन नहीं कर रहा। वक्त इसके पास मौजूद है लेकिन ये एक्शन नहीं कर रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्यों? आपने जो ही इस आदमी ने क्या किया, हाथ यहाँ से फैलाया और यहाँ से नवाला उठाकर मुंह में डाला, तो आपने कहा सर देयर इज हैविंग सम एक्शन। मैंने कहा व्हाट? आपने कहा सर ये खाना खा रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? आपने कहा सर ये शुरू हुआ। यानी जो ही इसने क्या किया, इसने मूवमेंट स्टार्ट की। क्या किया? मूवमेंट स्टार्ट की। तो मूवमेंट्स के साथ साथ इसने यानी ऑनगोइंग हुआ। जो ही ये बंदा बचा ऑनगोइंग हुआ तो आपने कहा सर खाना खा रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर लुक 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 लुक। मैंने व्हाट? आपने कहा सर ईटिंग। मैंने कहा ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्टार्ट हुआ, इसका खाने का एक्शन जो ही इसने ये शुरू हुआ, ठीक है, तो शुरू होने से मुराद ऑनगोइंग होता है। तो आपने कहा सर खाना खा रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर ऐसा एक्शन कर रहा है, यानी आपको ये मालूम हुआ कि सर ऑनगोइंग। मैंने कहा व्हाट? आपने कहा सर लुक ईटिंग। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? आपने कहा सर वो खाना यानी वो शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्शन को, एक्शन तो हमारे पास क्या है? वर्ब को कहते हैं, ठीक है। वर्ब आपके पास क्या है? एक्शन एंड स्टेट की बात की जा रही है। एक्शन एंड स्टेट जहां पे जाहिर हो तो वहां पे वर्ब होगा। अब वर्ब काम को कहते हैं। आपको ये मालूम हुआ कि सर अगर हम वर्ब्स यानी टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें, टाइप्स ऑफ
वर्ब की बात करें या एक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्शन की बात करें, तो सबसे पहला एक्शन आपके पास कैसे हुआ? आपको पता चला कि सर ये एक एक्शन मेरे पास ऐसा हुआ कि ऑनगोइंग। मैंने कहा ऑनगोइंग क्या है? लाजमी बात है कि सर ऑनगोइंग जब हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो जारी हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको टेक्निकली नाम दिया जाता है। जो काम जारी है तो उसको क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस। तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूअस एक्शन। तो वो कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू की वजह से हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन। अब मैंने पूछा कि बेटा आपको कैसे पता चला? आपने कहा सर ऐसा काम जो शुरू हो जाता है, जो शुरू हो रहा हो, जो कंटिन्यू हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसा एक्शन को हम कंटिन्यू एक्शन कहते हैं। उस काम को हम कंटिन्यू काम कहते हैं। जैसे कि अब मेरे काम की पहले पढ़ाने का काम क्या है? जारी है। तो आप कहोगे सर आपको पढ़ाने का काम क्या है? जारी है। तो ये मेरा क्या है? आई एम टीचिंग यू। तो आई एम कंटिन्यू टू टीच यू पीपल। समझ आ रही है? तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि आपके पास कंटिन्यूअस एक्शन हुआ। मैंने कहा वेरी गुड। आपके पास एक्स टाइप्स, एक्शन के टाइप्स आते हैं। तो एक्शन के टाइप्स में सबसे पहला क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अब ये आपके पास एक्शन आया। अब मैंने कहा कि बच्चे ठीक है, जो काम उसने जारी किया वो खाना खा रहा है, तो आपको पता है कि ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस एक्शन है। जो ही इस बच्चे ने खाने को खत्म किया, मैंने यहाँ पे लिखा जो ही इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने खाने को खत्म किया। खत्म से मुराद यानी एंडेड, या हम कह सकते हैं फिनिश्ड। ठीक है, और फिनिश के बाद आप हम लिख सकते हैं कंप्लीटेड। इसने खाने को कंप्लीट किया, तो आपको पता चला कि भाई कंप्लीटेड आपके पास क्या है? यानी इसका खाने का एक्शन ऐसा हुआ जो खत्म हुआ। तो लाजमी बात है कि उसको आपने कंप्लीटेड बोला। जब कंप्लीटेड बोला तो कंप्लीटेड के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए जब खाना खा रहा हो तो वो कंटिन्यू होता है, लेकिन जब खाना खत्म हो जाए तो आपके पास क्या शो कर रहा है? तो लाजमी है कि वो क्या कहे? उससे आपने पूछा कि खाना खा लिया? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा दूसरा यानी खाना जब स्टार्ट हो, काम जब स्टार्ट हो तो उसको हम कंटीन्यूअस एक्शन कहेंगे। तो ऐसा काम जो कंप्लीटेड हो, कंप्लीटेड हो, तो उस कंप्लीटेड एक्शन को क्या कहते हैं? टेक्निकली नाम कंप्लीटेड को हम क्या कहते हैं? मुकम्मल को हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। तो ऐसा एक्शन जो जारी हो उसको हम क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस कहेंगे। और एक्शन, ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जो जारी हो उसको कंटीन्यूअस कहेंगे। और ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट एक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए दो टाइप्स के एक्शन आ गए। या तो काम आप क्या कर रहे हैं? या तो आपका काम जारी होगा, या तो काम आपने खत्म किया होगा। जब आपका काम जारी है तो आप समझ लें कि भाई यहाँ पर आपके पास क्या है? कंटीन्यूअस एक्शन है। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये आपके पास कौन सा एक्शन बताया जा रहा है, या आपके पास परफेक्ट एक्शन बताया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस आदमी ने, ये आदमी ने जब खाना खाया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक आदमी था, उसके कुछ सामान पड़ा था, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा था बाहर। ठीक है, आप समझ लें कि ये सामान जो था ये प्रॉपर्ली कुछ ना कुछ आपके पास 200 या 2000 बुक्स थे। ये बुक्स थे। अब ये आदमी था, क्या था? ये आदमी था, ये लेबर था। ठीक है, अब ये बुक्स जो थे ये एक आदमी के थे। इसने क्या करना था? इस बुक्स को यहाँ पे दुकान में रखना था, यानी इस दुकान में इस बुक्स को इसने रखना था। अब इस आदमी को, ये दुकान जिसकी किताबें हैं, इसने इस आदमी को बोला, ठीक है, कि भाई आप ऐसे करें, एक काम करें। क्या करें? काम करें। उन्होंने क्या काम करो? इसने कहा ये 2000 किताबें हैं, इसको आपने यहां से उठाकर मेरे दुकान में रखने हैं। क्या काम करना है? 2000 बुक्स को आपने यहाँ पे दुकान में रखने हैं। उसने कहा चल ठीक है, मैं वैसे ही मजबूर हूँ, अभी खाना खा लिया, काम खत्म, तो अब क्या करूंगा? ये बुक्स को इधर रखने के लिए। उसने कहा ठीक है। इस आदमी ने कहा कि मैं जरा घर तक चलता हूँ, यानी इसके घर यहाँ पे था। ठीक है, इसने कहा मैं जरा घर तक चलता हूँ, तो घर से वापस होकर आपसे बात करना और काम शुरू करें। इसने काम को क्या किया? जारी किया। तकरीबन 20 मिनट के बाद, 20 minutes, after 20 minutes, this particular person came back to check this work. इसने इस काम को खुद नहीं आया, इसने अपने छोटे बच्चे को भेजा। किसको भेजा? छोटे बच्चे को भेजा कि बेटा आप जाओ यहाँ पे काम को चेक करो कि भाई काम कैसा है। ये आदमी क्या कर रहा है? ये 20 मिनट तक काम कर रहा था, तो यहाँ तक तकरीबन 1000 बुक्स जो थे, ये 1000 बुक्स इसने यहाँ पे रख ली थी। 1000 बुक्स क्या किए थे? यहाँ पे रख लिए थे। अब इसने पूछा, ये आदमी ने पूछा कि भाई रोक, इसने यहाँ से किताब उठाई थी और खंडे पर, ठीक है, किताब उठाई थी और यहाँ जा रहा था, तो इसने इसको रोका।
इसने से पूछे कि आप कौन हो? इसने कहा कि मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसने आपको काम पे लगाया है। उसने कहा अच्छा, तो कह रहा है कि काम पे क्या जरूरत है? उसने कहा काम आधा हुआ है और आधा जारी है। उसने कहा काम आधा हुआ है और आधा जारी है। उसने कहा आधा हुआ है तो उसका क्या हिसाब है? इसने कुछ बता दिया, और जो आधा जारी है फिर भी उसके बारे में उसने कुछ जवाब दे दिया। ये बच्चा जो है ना अपने पापा के पास दोबारा वापस आया। जब पापा ने इससे पूछा कि बेटा काम कैसा था, ठीक है, पापा ने पूछा कि बेटा काम कैसा था, तो यहाँ पे बच्चे ने जवाब दिया कि पापा जी काम आधा जो हुआ था, यानी हाफ जो था, यानी 2000 के ताबे उसने क्या की थी, हाफ कंप्लीटेड, हाफ क्या था, कंप्लीटेड था, एंड हाफ वाज कंटिन्यू, और आधा जो था वो क्या था, वो जारी था। अब उससे पता चला कि भाई आधा जो कंप्लीटेड था और आधा जारी था। अब पापा ने इससे दोबारा पूछा कि बेटा मुझे बता दीजिएगा कि भाई वो काम जो आधा कंप्लीट हुआ था वो कैसे था। उसने बताया कि पापा जी जो आधा कंप्लीट हुआ था वो परफेक्ट था। उसने कहा जो बाकी था उसका क्या था, यानी बाकी उसने कहा कि आफ्टर ऑनगोइंग। तो उसने पूछा कि पापा जी जो आधा ऑनगोइंग था वो क्या था, वो कंटिन्यू था। तो आप देख लीजिएगा ऐसा काम, ये भी एक एक्शन है, एक्शन का टाइप्स मिला कि ऐसा काम जो जारी हो उसको हम कंटीन्यूअस एक्शन कहते हैं, ऐसा काम जो खत्म हो जाए उसको हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं, और ऐसा काम जो आधा खत्म हो, आधा हुआ और आधा जारी हो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन कहते हैं। तो हमें यहां से मालूम हुआ कि हमारे पास एक्शन की कितने टाइप्स है, एक्शन की 3 टाइप्स हमने पढ़ ली है कि ऐसा काम जो जारी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पढ़ाने का काम क्या है, अभी जारी है तो मेरा कंटीन्यूअस एक्शन है पढ़ाने का, और अब अगर इसको मैं खत्म करवा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएगा। और अब 30 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये 30 मिनट मेरे परफेक्ट है, और आगे मेरा काम जो है ये कंटिन्यू है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन में जा रहा हूं। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं मैं कि भाई आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो काम पढ़ाने का काम मेरा कंटिन्यू है, और जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आई हैव taught you, मैं फिर कहूंगा आई हैव taught you, मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। तो फिर अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग यू लास्ट 20 मिनट्स। ठीक है, तो आप यहां पे देख लीजिएगा, तो इस वजह से हमारे पास 3 एक्शन आ गए। ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हो, जो जारी हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस एक्शन। ऐसा एक्शन जो परफेक्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट हो, उसको हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। ऐसा एक्शन जो आधा कंप्लीट हो और आधा जारी हो उसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन कहते हैं। अब यहां पे देखिए ये तीनों एक्शन जो है ये तो हमें मालूम है, ये तीनों के तीनों एक्शन हमें क्या हो गए, ये तो हमें मालूम हो गए। मालूम को हम क्या कह सकते हैं, यदि आपसे मैं पूछूं कि भाई कंटीन्यूअस यानी जारी एक्शन को क्या कहते हैं, आपने कहा परफेक्ट, सॉरी जारी एक्शन को कहते हैं कंटीन्यूअस। मैंने कहा यकीनन, आपने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा डेफिनेटली, आपने कहा यस डेफिनेट, ठीक है ना, डेफिनेटली। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन एक्शन जो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास डेफिनेट एक्शन है। ये कौन से हो गए, डेफिनेट एक्शन हो गए हैं, यानी ये हमें मालूम है ऐसे एक्शन है तीनों के तीनों। यानी हमें मालूम है कि कोई काम जारी हो तो उसको हम कंटीन्यूअस एक्शन कहते हैं, हमें मालूम है कि कोई काम कंप्लीटेड हो उसको हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं, हमें मालूम है कि कोई काम परफेक्ट काम यानी आधा हो और आधा कंप्लीट हो उसको हम परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने ऐसा नाम नहीं दिया है कि भाई कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे जिसका काम होता है वैसे उसको नाम दिया जाता है। दुनिया में आप सर्च कीजिएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास डिफरेंट एक्शन है। अब जरा आपके सामने, आप उर्दू स्पीकर है तो मैं आपके सामने एक जुमला बोलता हूँ, क्योंकि जुमला उर्दू में आपको जरा समझ आ जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं खा रहा हूँ, सॉरी मैं आपको कहूँ कि भाई मैं खा रहा हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई क्या मेरा एक्शन यहाँ पे कौन सा है। अब सपोज कीजिएगा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं खा रहा हूँ, अब आपने कहा सर कंटीन्यूअस एक्शन, और फिर मैंने आपको बता दिया कि मैंने खा लिया है, तो आपको पता है कि भाई मैं ये परफेक्ट एक्शन है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, चुका है वगैरह वगैरह आ जाए तो हमारे पास परफेक्ट होता है। अरे कैसे नहीं, चुका है, चुकी है, ये भी परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है तो ये भी आपका परफेक्ट एक्शन है। तो जरा देख लीजिएगा, इसको भी आप यही बोल रहे हैं कि भाई आप परफेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये परफेक्ट एक्शन बताया जा रहा है। मैंने कहा कि मैं खा रहा हूं तो आपके पास कंटीन्यूअस, मैंने कहा मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूं तो आपने कहा परफेक्ट, मैंने कहा मैं खाता रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि भाई परफेक्ट कंटीन्यूअस है। खाता जो खाया है वो कंप्लीट है, जो रहा हूं वो क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इस वजह से अब यहाँ पे मैं एक और एक्शन आपको बता रहा हूं, ये तो आपके पास डेफिनेट एक्शन है। मैंने आपको कहा कि मैं खाता हूं, क्या अगर मैं आपको बता दूं
कि मेरा काम जो जारी हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं खाता हूं? नहीं। अगर मेरा काम खाने का जारी है तो मैं आपको कहूंगा कि भाई मैं खा रहा हूं। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाता हूं कंटीन्यूअस एक्शन है। और जब मेरे काम खत्म किए हो खाने का तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं खाता हूं? नहीं, हरगिज नहीं। तो ये क्या होगा, आप क्या कहोगे कि मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट भी नहीं है। तो अगर आधा मैंने खाया हो और आधा मैं खा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं वहां पे भी नहीं कह सकता कि मैं खाता हूं। तो क्या होगा, वहां पे बोलोगे मैं खाता रहा हूं। अब यहां पे देख लीजिएगा कि मैं खाता हूं ना तो परफेक्ट है, मैं खाता हूं ना परफेक्ट है, ना कंटीन्यूअस है, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेट एक्शन नहीं है, ये डेफिनेट एक्शन नहीं है। चलो दोबारा से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं खाता हूं, अब मेरा काम कंटिन्यू नहीं है। अगर कंटिन्यू होता तो मैं क्या कहता, मैं खा रहा हूं, ठीक है। फिर अगर मैंने कहा कि भाई मैंने खा लिया है तो मेरा काम क्या है, मैं खाता हूं, तो मेरा काम परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता मैं कहता कि मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। और मैंने कहा कि मैं खाता हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं खाता रहा हूं। अगर मैं कहता कि आधा हो चुका है और आधा जारी है तो मैं कहा जाता कि भाई मैंने कहा, यानी मैं कहता कि भाई मैं खाता रहा हूं। तो इस वजह से ये तीनों डेफिनेट एक्शन में नहीं है। तो आपके पास एक ऐसा एक्शन मिल गया, चौथा एक्शन जिसको आप कहते हैं नंबर 4, जो आप कहते हैं कि भाई आपके पास इनडेफिनेट एक्शन है। डेफिनेट का अपोजिट क्या है, इनडेफिनेट एक्शन है। यानी ये आपको मालूम नहीं है कि ये कंटिन्यू है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये तीनों में से आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों क्या हो गए, ये डेफिनेट है। तो डेफिनेट का अपोजिट आपके पास क्या होगा, इनडेफिनेट एक्शन होगा। तो याद कीजिएगा। अब आपको मैंने बता दिया है, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूं, मैं आपको परफेक्ट बना देता हूं इसको, ठीक। शाबाश। चलो ठीक है, अब देख लीजिएगा। ये मैंने बता दिया आपके पास एक्शन की जितनी भी मैंने बता दी है, ये आप अपने आप से अभी नोट कीजिएगा। अब मजीद बात कीजिए कि हमारे पास टेंसेस कैसे 12 बनते हैं। अब यहां पे देखिए, मैंने क्या बताया था कि टाइम एंड एक्शंस को कंबाइन करके हमारे पास, मैंने ये बात पहले बताई है कि भाई हमारे पास 12 टेंसेस है। कितने टेंसेस है, 12 इज अ करेक्ट ऑप्शन, 12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब देख लीजिएगा, और फिर मैंने बताया कि 15 भी नहीं बनते, ये गलत है। मैंने बताया 19 भी नहीं बनते, ये गलत है। लेकिन आप जब टीचर बताते हैं तो पहले 15 बनते हैं और फिर 19 बनते हैं। तो कैसे, अब जरा देख लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई टाइम और एक्शन को जब हम कंबाइन करें, टाइम प्लस एक्शन को जब हम कंबाइन करें तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें प्रॉपरली टेंस बनता है। समझ आ रही है? अब देखिए, टाइम मैंने क्या बताया, आपके पास 3 टाइप्स थे। यानी टाइम्स की अगर आप बात करें तो टाइम आपके पास 3 टाइप्स थे। यानी यहां पे आप टाइम देखें, नंबर 1 आपके पास क्या था, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। नंबर 2 आपके पास क्या था, पास्ट टाइम। नंबर 3 क्या था, फ्यूचर टाइम। दूसरा आपने क्या बताया, ये नंबर 1। अब दूसरा मैंने बताया कि भाई एक्शन, एक्शन आपके पास कितने थे, एक्शन आपके पास नंबर 1 था कंटीन्यूअस एक्शन, एंड नंबर 2 आपके पास था परफेक्ट एक्शन, एंड नंबर 3 आपके पास था परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन। और एक आपके पास ऐसा था जो नामालूम था, जिसको आपने बोला था कि भाई इनडेफिनेट एक्शन। समझ आ रही है? अब देखिए सर, ये दोनों, अब ये टाइम हुआ और ये एक्शन हुआ, इन दोनों के मिलाने से हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा टेंस। अब याद कीजिएगा, अब आपके पास पहला टाइम क्या है, प्रेजेंट है। जरा देख लीजिए, पहला टाइम आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। समझ आ रही है? दूसरा टाइम आपके पास क्या है, पास्ट है। तीसरा टाइम आपके पास क्या है, फ्यूचर है। ये आपके पास टाइम है। अब इनके साथ मिलाकर हमने क्या करना है, एक्शन आपने मिला लेना है। पहला एक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
दूसरा एक्शन आपके पास क्या है, यहां पे भी आप पास्ट के साथ भी कॉन्टिन्यूअस लिखें, आप फ्यूचर के साथ भी कॉन्टिन्यूअस लिखें, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम और कॉन्टिन्यूअस एक्शन मिलकर क्या बना, टेंस बना। तो ये आपके पास टेंस नंबर 1। अब यहां पे देखिए ये भी टेंस बना, तो ये टेंस नंबर 2। ये भी आपके पास एक्शन और टाइम को मिलाकर क्या बना, टेंस बना, तो ये टेंस नंबर 3। ये आपके पास 3 टेंसेस हो गए। अब दोबारा फिर से नंबर 4 अब देखिए, टाइम को वही प्रेजेंट लें, एक्शन को चेंज करें। एक्शन आपके पास दूसरा कौन सा था, परफेक्ट एक्शन। तो आप टाइम और एक्शन को मिलाकर क्या बना, टेंस बना, तो ये नंबर 4। अब नंबर 5 पे आ जाएंगे, टाइम को चेंज किया, पास्ट हुआ और इसके साथ एक्शन वही परफेक्ट ले लीजिएगा, तो आपके पास क्या हुआ, टेंस बन गया, तो ये टेंस नंबर 5। अब नंबर 6 देख लीजिएगा, आपके पास फ्यूचर है, इस फ्यूचर को आपने गेट करके यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर आपके पास क्या आया, ये नंबर 6 आया टेंस। अब दोबारा से नंबर 7 पे आ जाइए, टाइम को दोबारा प्रेजेंट ले लीजिएगा और एक्शन को सॉरी यहां पे परफेक्ट ले लीजिएगा, एक्शन को परफेक्ट कंटीन्यूअस ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, तो ये नंबर 7। अब ये आपके सामने एच नंबर पे आप पास्ट को टाइम ले लीजिएगा और एक्शन यही परफेक्ट कंटीन्यूअस ले लीजिएगा, तो आपके पास टेंस आ जाएगा। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस यहां पे मैं लिखता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो ये भी टेंस बन जाएगा, टेंस नंबर 8 हुआ। नंबर 9 में आप देखिए, आपने फ्यूचर ले लिया, अब फ्यूचर के साथ आपने क्या किया, 8 किया, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। और नंबर 10 अगर आप देखें तो आप 10 के हिसाब से आप लिख लेना है, दोबारा से प्रेजेंट टाइम ले लेना है और एक्शन को चेंज करके इंडेफिनिट एक्शन ले लेना है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, टेंस आ जाएगा, तो ये नंबर 10 हुआ। और नंबर 11 आप पास्ट को ले लें, तो पास्ट के साथ आप एक्शन इंडेफिनिट को मिलाएं, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, यानी टेंस आ जाएगा, तो ये नंबर 11 हुआ। और नंबर 12 की अगर बात करें तो फ्यूचर टाइम ले लें और फ्यूचर टाइम के साथ आप इंडेफिनिट एक्शन ले लें, तो इंडेफिनिट एक्शन आपने लेकर तो इसकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टेंस बनता है, तो ये 12 टेंसेस हो गए। अब देख लीजिएगा, अब ये सारा का सारा लेसन क्या है, टाइम है, टाइम के साथ मैंने एक्शन को मिलाया है, तो डिफरेंट नेम्स सबके आ गए, तो ये टोटल कितने टेंस बन गए, ये 12 टेंस बन गए हैं। अब अगर आप इनको टेंस करते हैं, समझ आ रही है, अब 12 टेंसेस में ये हो गए, लेकिन आपने अगर टाइम को, ये प्रेजेंट आपके पास क्या है, ये तो आपके पास टाइम है, अगर इसको फिर आप वो तो 12 हो गए, इसको अगर आप फिर 3 कहते हैं भाई ये टेंस है, ठीक है, और फिर इन चारों को फिर आप अगर टेंस कहते हैं तो देखिए 12 तो वो हो गए, ये है टेंसेस, ये क्या है, ये टेंस नहीं है, ये क्या है, ये टेंस नहीं है, ये सारे के सारे आपके सामने क्या हुआ, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये भी टेंस नहीं है, ये क्या है, ये एक्शन है। ये दोनों जब आपस में मिल जाएं, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, टेंस मिलता है, जो कि टोटली 12 है, जो कितने हैं, 12 है। अब याद कीजिएगा ये टेंसेस है। अब इस तरीके से अब अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी आप टेंस कहेंगे तो 12 तो ये हो गए, ये टेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है, किताबों में सीख लेके गए होते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने में मकसद होता है, तो इंशाल्लाह यहीं से कह सकता हूं आपको ऑथेंटिक। अब बताऊंगा कि भाई टेंस को आप पहचानोगे कैसे, आप डायरेक्टली इसको पहचानोगे इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अभी बहुत बड़ी यानी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई टेंसेस कैसे, सिर्फ मैंने प्रूफ कर लेना था कि भाई 12 टेंसेस है या 12 है या 12 है या 15 है या 19 है, तो हमारे पास कितने टेंसेस है, 12 टेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ाने में फर्क होता है, ये हमारे पास टेंसेस नहीं है। फिर से कह रहा हूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंसेस नहीं है, ये टाइम है, ये एक्ट कंटीन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन एंड इंडेफिनिट एक्शन, ये एक्शन है, ये टाइम, ये एक्शन है, ये टेंस नहीं है। इन दोनों को मिलाकर, टाइम और एक्शन को मिलाकर हमें कितने मिलते हैं, 12 टेंसेस मिलते हैं, तो यकीन से कह सकता हूं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पॉजिटिव रिस्पांस दूंगा, लेकिन आपका हक है, आपका अपनी राय देने का हक है, लेकिन राय देने में एहतियात कीजिएगा, लफ्ज़ों के चुनाव में ख्याल कीजिएगा, लफ्ज़ों को लिखने में ख्याल कीजिएगा, तनकीद करना
इस्लाह के लिए आपका हक है, लेकिन बराए मेहरबानी कभी ऐसा मत सोचिएगा कि किसी को आप बेइज्जत करवा सकें। ठीक है, इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को कभी भी किसी के सामने ऐसा मत बनाइएगा कि लोग कहेंगे कि आप डिग्रेड कर रहे हैं, किसी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कामयाब होता है उसको सपोर्ट कीजिएगा, अगर बन सकता है, वरना किसी की नाकामी के लिए बेशक इंतजार में मत पड़ना, वरना आपकी नाकामी आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।